Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Today I am going to teach you history, third book, chapter number 1, the colonialism and the countryside. Okay, beta. Colonialism, I think you know very well about colonialism means a type of a country or a state where Britishers can easily purchase raw material at the cheapest cost and sell their product at a higher price. Okay, this type of state is known as the colonies. Okay, तो अपन अब कॉलोनिज्म के बारे में पढ़ेंगे. एंड द कंट्री साइड मीन्स अ रूरल एरिया. जैसे जैसे जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया पे अपना कंट्रोल करते जा रहे थे, साथ के साथ में ही वो इंडिया से लैंड रेवेन्यू सिस्टम को भी एस्टेब्लिश कर रहे थे, कंसोलिडेट कर रहे थे, ताकि लार्ज अमाउंट पे टैक्स जो है रिकवर किया जा सके. तो इस टॉपिक में अपन ये सारा कुछ पढ़ेंगे. तो इसमें जमींदार है, जोतादोर्स वगैरह है, एक परमानेंट सेटलमेंट है. परमानेंट सेटलमेंट एक टाइप ऑफ ए लैंड रेवेन्यू सिस्टम. इसमें क्या होता था, एक पर्टिकुलर एरिया का एक जमींदार बना दिया जाता था, उसको उस एरिया की लैंड वगैरह मेजर करके एस्टिमेट बता दिया जाता था कि भैया इस स्टेट से इतना लैंड रेवेन्यू आएगा. तो जो हायर बिडर होता था, जो ऊंची बोली लगाता था, उसको उस स्टेट की जमींदारी दे दी जाती थी. जमींदारी मीन्स ए पर्सन हु कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू एंड टेक सम परसेंटेज एंड रिमेनिंग अमाउंट वुड बी डिपॉजिट इन ए ब्रिटिश अकाउंट. इसके लिए होता था. ठीक है, तो ये सारा कुछ पढ़ेंगे. फिर वो इस लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के चक्कर में वो कुछ पावर जनरेट कर लिया करते थे. जमींदार नाम से पता है, एक रौबदार पर्सन जिसके पास में जुडिशियल पावर भी होती थी, है वो बंदा के पास में खुद की पुलिस होती थी, खुद की आर्मी होती थी, और लैंड रेवेन्यू के लिए वो गरीब पुअर फार्मर्स के ऊपर प्रेशर वगैरह भी बनाता था. तो इन चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे. तो ऐसे जमींदार जो थे वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर अब जो जमींदारी है या अमाउंट ऑफ लैंड कलेक्शन है वो जमा नहीं कर पाते थे. तो उनकी जो लैंड रेवेन्यू या जमींदारी जो है वो दूसरे को दे दी जाती थी. और जो लैंड रेवेन्यू बच गया, जैसे हम सपोज कीजिए 100 रुपीज सबमिट कराने थे और जमींदार ने 50 रुपीज ही करवाया, तो बाकी जो 50 रुपीज है वो उसकी प्रॉपर्टी को सेल करके, यानी कि ऑक्शन करके, नीलाम करके गवर्नमेंट जो है रिकवर करती थी. लेकिन जमींदार थे, कुछ तरीकों से अपनाकर वो अपनी जमींदारी को बचा लेते थे. अपन ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है, और ये जो चीजें हैं अपन को वही एविडेंस क्या है इन चीजों के लिए, इनके लिए अपने पास में एविडेंस है कि अपने पास में हिस्टोरिकल्स रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, आर्चीव्स हैं, लेटर्स वगैरह हैं. इन दिस चैप्टर यू विल सी व्हाट कॉलोनियल रूल मीन टू दोज हु लिव्ड इन द कंट्री साइड. कंट्री साइड मतलब रूरल एरिया में रहने वाले पीपल्स के लिए कॉलोनियल रूल क्या था. अब नया रूलिंग सिस्टम आ गया था, नया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम यहाँ पर आ गया था. यू विल मीट द जमींदार ऑफ बंगाल. जमींदार के बारे में पढ़ेंगे अपन इसमें. साथ साथ में इस चैप्टर में अपन राजमहल हिल की तरफ जाएंगे. छोटा नागपुर साइड में है ये, यहाँ पे पहाड़ीज और संस्थाल पीपल्स हैं. फिर उसके बाद में अपन वेस्ट टू डेक्कन, फिर डेक्कन की तरफ अपन जाएंगे. You will look at the way English East India Company established a Raj in the countryside. कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो रूल है वो इन रूरल एरिया में एस्टेब्लिश किया. इम्प्लीमेंट्स इज रेवेन्यू पॉलिसीज. व्हाट दिस पॉलिसी मीन टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल. जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम पॉलिसी इन्होंने एस्टेब्लिश की, उसका मतलब क्या था डिफरेंट सेक्शन की पीपल्स के लिए. एंड हाउ दे चेंज एवरी डे लाइफ, कैसे ऑर्डिनरी पीपल्स की जो लाइफ है वो चेंज किया. लॉ इंट्रोड्यूस बाय द स्टेट हैव कॉन्सिक्वेंस फॉर पीपल. जो लॉ इंट्रोड्यूस बाय द स्टेट हैव, लॉ बनाया गया पीपल्स के लिए. दे डिटरमाइन टू एन एक्सटेंट हु ग्रो रिचर एंड हु पुअर. इसकी वजह से कुछ पर्सन पुअर हो गए, कुछ रिचर हो गए. हु एक्वायर्ड, कुछ को नई लैंड मिली. एंड हु लॉसेस द लैंड दे हैव यू. और किनकी जमीन जो है बेदखल हो गई, यानी कि पहले जमीन पे काम करते थे लेकिन बाद में वो जमीन किसी और के पास चलेगी. वेयर प्रेजेंट
व्हेन दे नीड मनी। पीजेंट फार्मर्स जो होते थे उनको जब पैसों की जरूरत होती थी तो वो किधर जाते थे। दे ऑल्सो रेसिस्ट as you will see, however, people were not only subject to working of law, मतलब पीपल्स ऐसे नहीं थे जो आसानी से इन कानूनों को एक्सेप्ट कर लेते। कई बार ये इन लॉज को अगेंस्ट भी हो जाते थे। इन डूइंग सो पीपल डिफाइन द वे इन विच लॉ ऑपरेटेड, देयर बाय मॉडिफाइड देयर कंसिक्वेंस। कई बार इनको मॉडिफाई करना पड़ता था। यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द सोर्सेज। अब उन सोर्सेज को पढ़ेंगे जिसकी वजह से हिस्टोरियंस को आया। हिस्टोरियंस के सामने कुछ प्रॉब्लम्स आई इन सोर्सेज को पढ़ने में, इंटरप्रीटिंग करने में। यू विल रीड अबाउट रेवेन्यू रिकॉर्ड एंड सर्वे, जर्नल अकाउंट्स, कुछ पत्रिकाएं थी, अकाउंट सर्वेयर्स ने, जो ट्रेवलर्स वगैरह ने जो लिखा था, इन सभी के बेसिस पे और इंक्वायरी कमीशन के बेसिस पे अपन बात करेंगे। नाउ बंगाल एंड द जमींदार। एज यू नो, सबसे पहले जो कॉलोनियल रूल जो था वो बंगाल में एस्टेब्लिश हुआ था। इसको अंडरलाइन कर लेना, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। बंगाल में एस्टेब्लिश हुआ था, फिर इन्होंने बंगाल में ही न्यू लैंड राइट्स और न्यू रेवेन्यू सिस्टम थे वो एस्टेब्लिश किए थे। अब अपन इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। एंड ऑक्शन इन द बर्धावन। बर्धावन एक जगह है जिसको आज बंगाल के अंदर है, इसको वर्धामन बोलते हैं आज की डेट में। 1797 में एक सीन बता रहे हैं। यहाँ पे जो पीपल्स हैं इकट्ठे होते हैं और बोली के लिए इकट्ठे होते हैं। एक जमींदार की जो है सारा सामान वगैरह बाहर रख दिया जाता है, उस सामान की बोली लगती है। तो ये है एन ऑक्शन इन बर्धामन, एक नीलामी की पूरा सीन है, वो अपन पढ़ेंगे। तो एक जमींदार है, वो अपना लैंड रेवेन्यू प्रॉपर टाइम पे पेड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी है वो ऑक्शन हो रही है। तो उसी के ऊपर अपन बात करेंगे। ए नंबर ऑफ महल, महल का मतलब है यहाँ पे स्टेट, जो उनका एरिया होता था। ठीक है, एक बहुत बड़ा पब्लिक इवेंट था यहाँ पे। हेड बाय द राजा ऑफ वर्धमान वर बीइंग सोल्ड। परमानेंट सेटलमेंट हैड कम इनटू ऑपरेशन इन 1793। इसको अंडरलाइन कर लेना। व्हेन वाज परमानेंट सेटलमेंट implemented? Permanent settlement means it's a type of a land revenue। ठीक है, इसमें क्या होता है परमानेंट सेटलमेंट का मतलब बताता हूँ। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया का लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता है फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, इसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। 10 ईयर्स तक लैंड रेवेन्यू कलेक्शन में या लैंड रेवेन्यू में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं किया जाएगा, यानी कि उनके प्राइस को नहीं बढ़ाया जाएगा। इसी को ही परमानेंट सेटलमेंट कह दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने इसको इसलिए बनाया गया ताकि एक जिससे जो कुछ भी इंटरप्रीटर है, यानी कि जो इंडस्ट्री मतलब कि जो इसमें पैसा लगाने वाले बंदे, उनको पता चल जाएगा कि भाई क्या यहाँ पे लैंड रेवेन्यू है और 10 ईयर्स तक का है, तो वो अपना प्रॉफिट इजीली बना लेगा। और गवर्नमेंट सोचती थी कि जो आदमी अपना लैंड रेवेन्यू या प्रॉफिट बनाएगा उसकी वजह से उस जमींदार को भी फायदा होगा, फार्मर्स को भी फायदा होगा, और जिसकी वजह से वो कंपनी के लिए लॉयल बने रहेंगे। ठीक है, तो ये कंपनी ने सोच के परमानेंट सेटलमेंट बनाया था, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी थी, वो अपन आगे पढ़ेंगे। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स द रेवेन्यू दैट ईच जमींदार हैड टू पे। फिक्स रेवेन्यू कर दिया जाता था। द स्टेट ऑफ दोज हु फेल टू पे वर टू बी ऑक्शन टू रिकवर द रेवेन्यू। जो कोई भी फेल होता था इसको लैंड रेवेन्यू पेड करने में, उसकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया जाता था। सिंस द राजा हैड एक्यूमुलेट हुड एरियर। कई बार राजा का मतलब यहाँ पे लैंडलॉर्ड से नहीं है, यहाँ पे जमींदार से है, ना ही रूलर से है। हैज स्टेट हैड बीन पुट अप ऑन, और जब बकाया रहता था तो उस बकाया को गेन करने के लिए वो ऑक्शन करते थे। नुमरस परचेजर आते थे इस ऑक्शन के अंदर, और स्टेट उसको दी जाती थी, एस्टेट उसको दी जाती थी जो हायर बिडर होता था, जो ऊंची बोली लगाता था। बट द कलेक्टर सून डिस्कवर ए स्ट्रेंज ट्विस्ट टू द टेल। लेकिन जो कलेक्टर जो थे, जो एरिया का जो कलेक्टर होता है, उसको पता चल गया यार ये बिडर हम नीलामी कर रहे हैं, और इस नीलामी में उनको एक नया खेल का पता चलता है। क्या पता चलता है? मैनी ऑफ द परचेजर टर्न आउट टू द सर्वेंट एंड एजेंट ऑफ द राजा हु हैड बॉट द लैंड ऑन बिहाफ ऑफ दिस मास्टर। यह जो खरीदार जो अधिकतर आए हैं, यह उसी जमींदार के, उसी राजा के ही सर्वेंट्स हैं, एजेंट्स हैं, और वो ही उस राजा की जगह पर, देखो
राजा की ही जमीन नीलाम हो रही है और राजा के ही बंदे खरीदने आए हैं और इसमें राजा का ही हाथ है। एक नई ट्विस्ट का पता चला। तो ये ट्विस्ट क्या था, सुनते हैं आगे। ठीक है, 95% ऑफ द सेल एंड ऑक्शन वाज फिटिशियस, यानी कि 95% जो सेल होती थी, ऐसी ऑक्शन होती थी, उसमें ये षड्यंत्र चलता था। ठीक है, द राजा स्टेट हैड बीन पब्लिकली सोल्ड, बेची जाती थी, बट ही रिमेन इन कंट्रोल ऑफ हिज जमींदारी, और वो जमींदारी को बचा भी जाते थे। देखो, राजा की जमीन बिक रही है, राजा के ही बंदे खरीदने आए हैं, और पब्लिकली वो बिक भी गई है, और फिर भी राजा का ही कंट्रोल उस पर बना हुआ है। एक है ना मिस्ट्री, आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। वाई द राजा फेल्ड टू पे द रेवेन्यू, राजा फेल्ड क्यों, क्वेश्चन है, इनका अपन आंसर ढूंढेंगे नीचे। हु वर द परचेजर एट द ऑक्शन, जो ऑक्शन में परचेजर थे वो कौन थे, वो तो पता चल गया कि राजा के बंदे थे। वॉट डज द स्टोरी टेल अस अबाउट वॉट वाज हैपनिंग इन द रूरल एरिया ऑफ ईस्टर्न इंडिया एट दैट टाइम, क्या स्टोरी चल रही थी ईस्टर्न इंडिया में, अपन ये चीजें पता करेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू, ये रेवेन्यू जो था वो अनपेड क्यों हो जाता था, या जमींदार जो है वो रेवेन्यू क्यों पेड नहीं करते थे, जबकि उनको डर था कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो ऑक्शन हो जाएगी। सुनो, इसमें क्या था, कई बार बेकार हार्वेस्ट की वजह से फसल जो खराब हो जाती थी, तो जिसकी वजह से जो फार्मर्स थे वो जमींदार को पैसा नहीं दे पाते थे, जो जमींदार को पैसा नहीं दे पाते थे तो जमींदार आगे पैसा नहीं देता था। ये एक रीजन था जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी सेल होती थी। चलते हैं, द स्टेट ऑफ बर्धमान वर नॉट ओनली द वन सोल्ड ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर ऑफ 18th सेंचुरी, सिर्फ एक यही नहीं था जिसकी प्रॉपर्टी बिकी, और भी कई सारे थे। ओवर 75% ऑफ द जमींदारी चेंज हैंड्स आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट लागू होने के बाद में, कब इंप्लीमेंट हुआ था, 1793 में, उसके बाद में अधिकतर 75% पीपल्स की जमींदारी बदल गई थी, यानी पहले जमींदार कोई और था, फिर जमींदार कोई और बन गया। In introduction of permanent settlement, British officers hoped to resolve the problem they had been facing since the conquest of Bengal. परमानेंट सेटलमेंट के जरिए ब्रिटिशर ने सोचा था कि जब बंगाल को जीतेंगे तो ये समस्या, मतलब कि बंगाल में पहले क्या था, एक रूलर होता था, फिर धीरे धीरे ये अपनी आर्मी लेकर आए, राजा को सपोर्ट करने लगे। जब राजा को सपोर्ट करने लगे तो इन्होंने देखा कि बंगाल के रूलर को जमींदार पेमेंट टाइम पे नहीं देते। फिर धीरे धीरे इन्होंने बंगाल को जीत लिया। अब इन्होंने सोचा जब बंगाल हम जीत लिया तो वो पहले वाली प्रॉब्लम अब खत्म हो जाएगी, लेकिन वो प्रॉब्लम अब तक खत्म नहीं हुई। बाय द 70 रूरल इकोनॉमी बंगाल वाज इन क्राइसिस विद रिकरेंट फेमाइन्स एंड डिक्लाइन एग्रीकल्चर आउटपुट। क्यों हो रहा था, वहां पे रेगुलर फेमाइन्स आ रहे थे, एग्रीकल्चर जो लैंड है वो आउटपुट अपना अच्छा नहीं दे पा रही थी। ऑफिशियल ने फेल्ड द एग्रीकल्चर ट्रेड एंड रेवेन्यू रिसोर्स ऑफ द स्टेट कुड ऑल बी डेवलप्ड बाय इनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। जो ऑफिसर्स थे उन्होंने सोचा कि अगर हम एग्रीकल्चर और ट्रेड और लैंड रेवेन्यू स्टेट का बढ़ाएं तो इसके लिए हमको इनकरेज करना चाहिए लोगों को कि भी एग्रीकल्चर लैंड पर थोड़ा सा डेवलप, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड को अगर डेवलप कर दिया जाए जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, लैंड रेवेन्यू बढ़ेगा और ट्रेड भी बढ़ेगा। दिस कुड बी डन बाय सिक्योरिंग राइट। इसके लिए क्या करें, उस सिक्योरिंग राइट करते। पहले क्या था, आज मेरे पास जमीन है, मेरे बाद किसी और के पास में वो जमीन चली जाती थी, ये सिस्टम चलता रहता था। इसके लिए इन्होंने कहा कि अपन एक लैंड पर एक परमानेंट उस बंदे को लैंड दे देते हैं और उसको सिक्योर रहेगी, भाई ये लैंड अब आपकी ही रहेगी, और उसी लैंड के ऊपर लैंड रेवेन्यू भी फिक्स कर देते हैं। इफ द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वर परमानेंटली फिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से देन द कंपनी को लुक फॉरवर्ड टू ए रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू, फिर रेगुलर फ्लो आता रहेगा। वाइल इंटरप्रीटर कुड फील श्योर ऑफ अर्निंग, जो इंटरप्रीटर मतलब जो इस पे इन्वेस्ट करने वाले जो पर्सन है वो श्योर हो जाएंगे, उनकी प्रॉफिट होने लगेगी जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और उनको यह भी डर नहीं रहेगा कि बेईमानी से गवर्नमेंट उनकी लैंड को ले लेगी। दिस प्रोसेस ऑफिशियल स्टूड वुड लीड टू इमरजेंस ऑफ ईयर, जिसकी वजह से स्मॉल फार्मर, रिच लैंडलॉर्ड्स जो थे, लैंड ऑनर्स जो थे, वो सभी की क्वालिटी, सभी को पैसा मिलने लग जाएगा, है, इम्प्रूव एग्रीकल्चर हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से यह जो क्लास है
यह ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल बन जाएगी, यानी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम जो थी वो प्रॉब्लम ये थी to identify individual who could both improve agriculture and interact to pay the fixed revenue of the state, कि अब प्रॉब्लम ये थी उस इंडिविजुअल को ढूंढा जाए जो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सके और लैंड रेवेन्यू जो फिक्स रेवेन्यू है वो पेड कर सके। आफ्टर ए प्रोलॉन्ग डिबेट कंपनी ऑफिसर परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विद द राजाज एंड तालुकदार ऑफ बंगाल। उन्होंने लॉन्ग डिबेट डिस्कशन करने के बाद में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया और राजा और जो तालुकदार थे बंगाल में बना दिए गए। राजा का मतलब यहाँ पे जमींदार से ध्यान रखना। दे वर नाउ क्लासिफाइड एज जमींदार एंड दे हैड टू पे द revenue demand that was fixed in regularly. In terms of this definition, the zamindar was not a landowner in the village but a land। अब इससे पता होने लग गया कि जो जमींदार है वो एक लैंड ऑनर नहीं है उस गांव का, वो एक रेवेन्यू कलेक्टर है स्टेट का, यानी कि आपको सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन करना है स्टेट का। जो जमींदार होते थे हैं उनके पास में 400 विलेज भी कई बार अंडर में आ जाते थे। कंपनी जो थी कैलकुलेट विद इन वन जमींदारी फॉर्म वन रेवेन्यू स्टेट, एक रेवेन्यू स्टेट में एक जमींदारी सिस्टम उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया था। द कंपनी फिक्स द टोटल डिमांड ओवर द एंटायर स्टेट हुज रेवेन्यू द जमींदार कॉन्ट्रैक्टेड टू पे। जमींदार को बता दिया भाई आपको इतने एरिया में इतना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके हमको देना है। जमींदार कलेक्ट रेंट फ्रॉम द डिफरेंट विलेज, पेड द रेवेन्यू टू द कंपनी एंड रिटेन द डिफरेंस एज हिज इनकम, और बचा हुआ हिस्सा अपने पास में रख लेता था। ही वाज एक्सपेक्टेड टू पे द कंपनी रेगुलरली, फेलिंग विद हिज स्टेट कुड बी ऑप्शन, और अगर वो फेल हो गया तो उनकी जो जगह है वो बेच दी जाएगी। वाई जमींदार डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, जमींदार डिफॉल्ट कैसे हो जाते थे, जैसे मैंने बताया इसके पीछे कुछ कारण थे। एक कारण क्या था, एक तो उस टाइम में लैंड रेवेन्यू जो परसेंटेज है वो इतनी ज्यादा रख दी गई थी कि वो इजीली पेड नहीं हो रही थी। दूसरा क्या था, एग्रीकल्चर जो जिस टाइम इसको एस्टेब्लिश किया गया था तो उस टाइम में जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो रहा था उस जगह पर। तीसरा क्या था, the revenue was invariable regarded to the harvest and had to pay punctuality in fact। अच्छा, इन्होंने सनसेट लॉ लागू कर रखा था, यानी कि इस तारीख को शाम तक अगर पैसा नहीं आए तो आपकी जमींदारी ऑक्शन कर दी जाएगी। और दूसरा क्या था, इस परमानेंट सेटलमेंट के जरिए जमींदार की जो पावर है वो कंट्रोल कर दी गई थी। इन 4 रीजन की वजह से जमींदार टाइम पे पैसा नहीं दे पाते थे। अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। Company official felt that a fixed revenue demand would give zamindar a sense of security, land security and assure of return their investment। कंपनी सोचती थी फिक्स रेवेन्यू कर दिया जिसकी वजह से हमेशा जमींदार को एक सिक्योरिटी का सेंस रहेगा कि हाँ ये जमीन मेरी ही रहेगी 10 सालों तक, मेरे को ही इससे जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो रिटर्न मैं गेन करूंगा और प्रॉफिट बनाऊंगा। ठीक है। इन द अर्ली डिकेड आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर जमींदार रेगुलरली फेल्ड टू पे द रेवेन्यू डिमांड एंड अनपेड बैलेंस एक्यूमुलेटेड। और जो जमींदार जो थे लेकिन वो टाइम पे पैसा जमा नहीं करते रहते थे, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी रकम जो है वो जुड़ती जाती थी। द रीजन फॉर हिज जो ये फेलियर के रीजन थे वो कई थे, जिसमें फर्स्ट क्या था, द इनिशियली द डिमांड वर वेरी हाई। जो उन्होंने परसेंटेज रखी थी, टैक्स रखा था वो बहुत ज्यादा था। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों ने क्या कहा, हम मानते हैं कि ये टैक्स ज्यादा है लेकिन 10 साल तक यही रहेगा, तो जब आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा तो ये लैंड रेवेन्यू जो है आने वाले टाइम में ये कम होता चला जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाते जाओ तो यही लैंड रेवेन्यू आपको देना है, तो इन फ्यूचर वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और हम जब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे या हम इसको ज्यादा नहीं करेंगे। समझ गए? चलते हैं। This was because it was felt that demand was fixed for all time to come. The company would never be able to claim a share of increased income from land when prices rose and cultivation expanded, बढ़ जाएगी तो। The minimize this anticipated loss, the company pegged the revenue demand high, urging that the burden on zamindar would gradually decline as agriculture production expanded and price rose। सेकेंड, जैसे मैंने क्या बताया, दिस डिमांड वाज इम्पोज इन द 1790 में इसको इम्पोज किया गया था
टाइम व्हेन द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वर डिप्रेस, और उस टाइम में एग्रीकल्चर के जो प्राइस थे ऑलरेडी दबे हुए थे, यानी उस टाइम से बहुत ज्यादा था वो। मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द रॉयत, रॉयत का मतलब है हमें फार्मर से, टू पे देयर ड्यूज टू द जमींदार, इफ द जमींदार कुड नॉट कलेक्ट द रेंट हाउ कुड ही पे द कंपनी। थर्ड क्या था, द रेवेन्यू वाज इनवेरिएबल, जो रेवेन्यू था वो अलग अलग था, regardless of the harvest and had to pay punctuality in fact according to the sunset law। समझ गए, सनसेट लॉ अंडरलाइन कर लेना। इसका मतलब क्या होता है, if payment did not come in by sunset of the specific date the जमींदार was liable to auction, फिर उसकी जिम्मेदारी ऑक्शन कर दी जाएगी। फोर्थ क्या था, परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ द जमींदार टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द रैयत एंड मैनेज हिज जमींदारी, यानी कि जमींदार के पास जो खुद के पास फोर्स होती थी वो न्याय व्यवस्था करते थे, एक रौबदार पर्सन था, तो कंपनी ने सारे इनसे राइट्स ले लिए, बोले आप सिर्फ लैंड रेवेन्यू कलेक्टर हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, अपनी कोर्ट वगैरह नहीं चलाएंगे, दादागिरी नहीं चलाएंगे। अब जब यानी कि जमींदार को इन्होंने पावरलेस कर दिया, तो अब पावरलेस कर दिया तो जमींदार से लैंड फार्मर से वो कैसे इनकम को जनरेट करेंगे, ठीक है। वो सिर्फ ये कर सकते थे, वो उसके खिलाफ कचहरी में मामला दर्ज कर सकते थे कि भाई साहब ये आदमी लैंड रेवेन्यू नहीं दे रहा है, और यह जो कचहरी वाला सिस्टम था ये बहुत लंबा चलता था। द कंपनी हैड रिकॉग्नाइज द जमींदार एज द इम्पोर्टेंट बट इट वांटेड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट देम, सब्सिड्यू देयर अथॉरिटी एंड रेस्ट्रिक्ट देयर ऑटोनॉमी। उनका मनमाना जो तरीका था उसको रोक दिया इन्होंने। तो जमींदार ट्रॉपर डिसबैंडेड, उसकी जो सेना थी उसको खत्म कर दिया। कस्टम ड्यूटी एबॉलिश्ड, जो रीति रिवाज थे, जो पावर दिखाता था रोग वगैरह, वो सारा खत्म कर दिया। एंड देयर कचहरीज यानी कि कोर्ट brought under the supervision of a collector appointed by the company, zamindar lost their power to organize local justice and local police. Over time the collectorate emerged as an alternative center of authority. Several restriction what the zamindar could do, काफी सारे restriction लगा दिए, जमींदार बेचारा करे तो क्या करे। In one case when Raja failed to pay the revenue, a company office was speedily dispatched to his जमींदारी। जब वो लैंड रेवेन्यू नहीं दे पाते तो कंपनी ऑफिसर्स आते थे और उसको डिस्पैच कर दिया गया, हट जाओ यहाँ से। टू टेक चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड टू यूज द मोस्ट अफेक्चुअल मीन्स टू डिस्ट्रॉय ऑल द इन्फ्लुएंस एंड द अथॉरिटी ऑफ द राजा एंड हिज ऑफिसर। जो कुछ भी राजा के पास पावर वगैरह थी वो सारी छीन ली गई थी और पेड नहीं करने पर छीन ली जाती थी। एट द टाइम ऑफ लैंड कलेक्शन एंड ऑफिसर ऑफ द जमींदार, जब लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का टाइम होता था तो जमींदार का आदमी गांव गांव जाता था, जिसको अमला बोलते थे, कम अराउंड टू द विलेज। बट लैंड कलेक्शन वाज ए पेरिनियल प्रॉब्लम, लगातार प्रॉब्लम आ रही थी, पीपल जो है लैंड रेवेन्यू टाइम पे नहीं दे रहे थे। सम टाइम बैड हार्वेस्ट एंड लो प्राइस मेड पेमेंट ऑफ ड्यूज डिफिकल्ट फॉर द रॉयत, रॉयत मतलब फार्मर्स के लिए ये परेशानी आ रही थी। एट अदर टाइम रॉयत डिलीवरेटली डिले पेमेंट, तो कई बार रैयत जो थे जानबूझ कर भी पेमेंट को डिले करते थे। रिच रॉयत एंड विलेज हेडमैन, जो बड़े फार्मर होते थे उनको रिच रॉयत कहेंगे, पैसे वाले, और विलेज का जो हेडमैन होता था जिनको जोतेदार और मंडल कहते थे, वर ओनली टू हैप्पी टू सी द जमींदार इन ट्रबल, और ये जमींदार को ट्रबल में देखकर खुश होते थे। द जमींदार कुड देयरफॉर नॉट इजीली असर्ट हिज पावर ओवर देम, लेकिन जमींदार भी अपनी पावर को आसानी से जाने नहीं देना चाह रहे थे। जमींदार कुड प्रोसिक्यूट डिफॉल्टर, वो जमींदार जो थे वो डिफॉल्टर को वहां पे ले जा सकते थे कोर्ट में। बट द जुडिशियल प्रोसेस वाज लॉन्ग ड्रॉन। वर्धमान में ही 30,000 पेंडिंग स्वीट फॉर एरिया ऑफ रेंट पेमेंट इन 1798, इतना बकाया था उस टाइम में। द राइज ऑफ द जोतेदार, जोतेदार मतलब अब गांव में जमींदार पावरफुल बंदा था, जैसा कि पता है, जब जमींदार की पावर ले ली तो दूसरा कोई ना कोई इस पावर को गेन करेगा, उसको जोतेदार कहते थे। क्वेश्चन आ जाता है कि बार डिफरेंस बिटवीन द जोतेदार एंड जमींदार। जमींदार मोस्टली बाहर का बंदा होता था और जोतेदार उसी गांव का बंदा होता था। जोतेदार पीपल्स के ट्रबल में, जोतेदार एज ए मनी लेंडर्स भी होते थे, लोगों को पैसा देते थे जब वो परेशानी में होते थे। तो कहीं ना कहीं जो पीपल्स है या रॉयत है वो जोतेदार से ज्यादा लॉयल था, क्योंकि वो दुख दर्द में जोतेदार ही उनके काम आता था। और जोतेदार कई बार जब जमींदार पावर इस्तेमाल करते थे
लैंड रेवेन्यू कलेक्शन में तो जोतेदार ही उनको रोकता था। ठीक है। While many zamindar were facing a crisis at the end of the 18th century, a group of rich peasants were consolidated their position in the village. जोतेदार जो थे ये अपने धीरे धीरे पावर जो है बढ़ा रहे थे। इन फ्रांसिस्को बुकानन, अंडरलाइन कर लेना, ये एक बंदा था, इन्होंने सर्वे किया था दिंजापुर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ बंगाल में, और उसने कहा था रिच पीजेंट नॉन एज जोतेदार। उन्होंने बताया था जो पैसे वाले जो रॉयत होते हैं उन्हीं को जोतेदार कहते हैं। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी जोतेदार हैज एक्वायर्ड वास्ट एरिया ऑफ लैंड। इन्होंने धीरे धीरे बड़े एरिया पर लैंड एक्वायर कर ली थी। समटाइम एज मच एज सेवरल थाउजेंड एकड़, कई हजार एकड़। दे कंट्रोल लोकल ट्रेड एज वेल एज मनी लेंडिंग। वो लोकल ट्रेड को भी कंट्रोल करते थे और मनी लेंडिंग को भी, पैसा उधार देने। एक्सरसाइज इमेंसिस पावर ओवर द पुअर कल्टीवेटर ऑफ द रीजन। और पुअर जो कल्टीवेटर होते थे उन पर अपनी पावर दिखाते थे कि हाँ भाई उनका दुख दर्द का वो साथी है। ए लार्ज पार्ट ऑफ देयर लैंड वाज कल्टीवेटेड थ्रू शेयर क्रॉपर। और जो उनकी जो लैंड होती थी उस लैंड को कुछ पीपल जो हैं वो जोतते थे, कल्टीवेशन करते थे, जिनको शेयर क्रॉपर बोलते थे। दूसरी लैंग्वेज में इनको बारगादार बोलते थे या अदहियार बोलते थे इनको। ये क्या करते थे, खुद का ही तो हल लेकर आते थे, खुद ही उस लैंड के ऊपर लेबर करते थे और जितनी पैदावार होती थी उसका आधा जोतेदार को दे देते थे। क्लियर है। Who brought their own plug, labored in the field and handed over land the produce to jotedar after the harvest. Within the village, the power of jotedar was more effective than that of zamindar. जमींदार से भी ज्यादा इनकी पावर हो गई थी। Unlike जमींदार who often lived in the urban area, जमींदार बाहर से रहता था, अर्बन एरिया में रहता था। जोतेदार were located in the village and exercised direct control over a considerable section of the poor village. जोतेदार उसी गांव में रहता था और उनका मेल मिलाप था पुअर विलेजर्स के साथ में। द फ्रेंचली रेस्ट्रिक्ट एफर्ट्स बाय जमींदार टू इंक्रीज द जामा ऑफ द विलेज। जामा का मतलब होता है लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। जब जमींदार लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए आता था, जामा के लिए आता था, तो वो जमींदार जो था वो दबाव देता था किसान पे, तो किसान को बचाने के लिए जोतेदार बीच में आता था। प्रिवेंट जमींदारी ऑफिशियल फ्रॉम द एक्सिक्यूटिंग देयर ड्यूटी करने से रोकते थे। मोबिलाइज रैयत हु वर डिपेंडिंग, और उन रैयत को मोबिलाइज करते थे, मना करते थे कि भाई तुम जान, कहते थे तुम लोग इनको पेमेंट मत दिया करो, मैं हूं। और वो चाहते थे जब वो पेमेंट नहीं देंगे तो जमींदार जो है वो डिफॉल्टर हो जाएगा। ठीक है। रैयत वर डिपेंड ऑन देम एंड डिलिबरेटली डिले पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द जमींदार। इन फैक्ट when the state of zamindar were auctioned for failure to make revenue payment, जोतेदार were often amongst the purchasers। और जब जमींदार फेल हो जाता था अपनी लैंड रेवेन्यू पेमेंट टाइम पे करने पर, तो ये जोतेदार ही परचेजर बन के वहां पर चले जाते थे। तो परचेजर ये जोतेदार भी होते थे और उस जमींदार के खुद के बंदे भी होते थे। Jotedar were most powerful in North Bengal, although rich peasant and village headmen were emerging as commanding figure in the countryside in other part of Bengal as well. जोतेदार भी अपनी पावर बढ़ाते जा रहे थे कंट्री साइड में, और साथ साथ में ही दूसरे बंदे रिच पीजेंट और हेडमैन जो थे गांव के, वो भी अपनी पावर बढ़ाते जा रहे थे। इन सम प्लेसेस दे वर कॉल्ड हवलदार, इनको कई जगह पर हवलदार भी बोल दिया जाता था। एल्सवेयर दे वर नोन एज गातीदार और मंडल, कई जगह इनको गातीदार के नाम से भी जाना जाता था, कई जगह इनको मंडल के नाम से भी। देयर राइज इन इट विल वीकेंड जमींदारी अथॉरिटी। जैसे जैसे ये अपनी पावर बढ़ा रहे थे वैसे वैसे जमींदार की जो पावर है वो घट रही थी। द जमींदार रेसिस्ट, यानी कि इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे जमींदार कैसे, जैसे जमींदारों के साथ जो कुछ हो रहा था, जमींदार अपने आप को कैसे बचा पा रहे थे। अब क्या करते थे, जमींदार अपोज करते थे। तो जमींदार कैसे, जमींदार क्या करते थे, कुछ जो प्रॉपर्टी अपनी मदर या फीमेल्स के नाम ट्रांसफर कर दिया करते थे। उस टाइम में कॉलोनिज्म में रूल्स बना हुआ था कि ब्रिटिश पर्सन जो है फीमेल्स की प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं करेंगे, जमींदार से रिलेटेड किसी भी फीमेल की प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं करेंगे। एक तो ये हो गया।
ठीक है। दूसरा क्या होता था, जमींदार का जब ऑक्शन हो रहा था तो ये अपने बंदे भेज दिया करते थे, तो ये क्या करते थे, ऊंची बोली लगाते थे और जमींदारी ले लेते थे। और जब जमींदारी जो टैक्स जो देना था उनको, जमा जो करवाना था, जब जमा करवाने का जब टाइम आता था तब ये बेनामी हो जाते थे, यानी कि अपना नाम खुद खुद कर दिया। नहीं साहब मेरे से तो गलती होगी, मैं आ गया था, मेरे से माफी करो। फिर क्या करती थी गवर्नमेंट, फिर से ऑक्शन करवाती थी, जमींदार के बंदे फिर से चले जाते थे और ये ही सिस्टम चलता जाता था। और बिल जब परेशान होके गवर्नमेंट जो फिर उसी जमींदार को कह दिया करती थी कि भैया तू ये जमीन वापस ले ले और तू ही काम कर। एक तो ये तरीका हो गया, पहला मैंने बताया कि फीमेल्स के नाम कर दिया करते थे, दूसरा ये सिस्टम बताया। थर्ड क्या था, किसी तरीके से अगर कोई बंदा जमींदारी ले भी लेता था तो उसको पोजीशन नहीं देते थे। जैसे ही दूसरा जमींदार आता था उस लैंड पे कब्जा करने के लिए, तो जो पहले वाला जमींदार था वो और उसके कुछ रॉयत जो उसके लिए लॉयल बने हुए थे वो इसका विरोध करते थे। लठेदार मतलब पावरफुल पर्सन एज ए बाउंसर से उनका विरोध किया जाता था। चलते, द अथॉरिटी ऑफ द जमींदार इन रूरल एरिया हाउएवर डिड नॉट कोलैप्स। अथॉरिटी, जमींदार की जो अथॉरिटी थी, पावर जो थी, वो रूरल एरिया में खत्म नहीं हुई, उसने उस जमींदारी को बचा लिया, उस पावर को बचा लिया। फेस विद एन exorbitantly high revenue demand and possible auction of their estate, this device way of surviving the pressure, new contest produce new strategy। अब जमींदार वगैरह जो थे उस टाइम हाई रेवेन्यू जो था उससे बचने के लिए, अपनी पावर बचाने के लिए उसने काफी सारे तिकड़म वगैरह अपनाई और अपनी जमींदारी बचा ली। फिक्टिशियस सेल वाज वन सच स्ट्रेटेजी, मतलब फेक सेल करेंगे, खरीद फिरोख्त करेंगे, एक नई स्ट्रेटेजी के रूप में इस्तेमाल करी। इट इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ मैन्यूअर्स, यानी कि चालबाजी इन्होंने चली। द राजा ऑफ द वर्धमान फॉर इंस्टेंस, बचाने के लिए कुछ सिस्टम किए। पहला क्या था, ट्रांसफर सम ऑफ हिज जमींदारी टू हिज मदर, अपनी माता के नाम कर दिया करते थे। सिंस द कंपनी हैड डिक्रीड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन कुड नॉट बी टेकन ओवर, कि फीमेल्स की प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाएंगे। देन, और दूसरा सेकंड क्या था, मूव हिज एजेंट मैनिपुलेट द ऑक्शन, द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द कंपनी वाज डिलिबरेटली विदहेल्ड, मैनिपुलेट करते थे। व्हेन ए पार्ट ऑफ द withheld and unpaid balance were allowed to accumulate. When a part of the estate was auctioned, the zamindar man bought the property outbidding other purchaser. जमींदार के बंदे ही उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते थे और जो दूसरे बंदे थे उनको आउटबिडर जो थे उनको प्रॉपर्टी खरीदने नहीं देते थे। ठीक है। When a part of the estate was auctioned, the zamindar man brought the property outbidder other purchases. Subsequently, they refused to pay up the purchase money. वो परचेज मनी देने से मना कर देते थे। So that the estate had to be resold, फिर से बेची जाती थी वो। Once again, it was bought by the zamindar agent. Once again, the purchase money was not paid, and once again there was an auction. This process was repeatedly and endlessly. Exhausting the estate and the other bidder at the auction. At last, the estate was sold at low price back to the जमींदार, जमींदार को वापस बेच दी जाती थी। आगे चलते हैं। State and the other bidder to the auction at last हो गया। The जमींदार never paid the full revenue। कई बार जमींदार जानबूझ के भी लैंड रेवेन्यू डिमांड पूरी नहीं देते थे, उनको कहीं ना कहीं ट्रिक का पता चल गया था कि भैया अपन नहीं करेंगे, फिर अपनी ऑक्शन होगी अपन वापस खरीद लेंगे। ध्यान रखना इस चीज का। द कंपनी जो थी उस अनपेड रेवेन्यू को शायद ही कभी कलेक्ट कर पाती थी। द कंपनी रियरली रिकवर द अनपेड बैलेंस द हैड पेड अप। सच ट्रांजेक्शन हैपन ऑन द ग्रांटेड स्केल, बहुत पैमाने, बड़े पैमाने पे की गई। बिटवीन 1793 एंड 1801 4 बिग जमींदार ऑफ बंगाल, बड़े जो जमींदार थे जिसमें बर्दावन को भी इंक्लूड किया गया था, मेड बेनामी परचेज दैट कलेक्ट येल्ड एज मच एज 30 लाख, जो 30 लाख की बेनामी थी। यह तो जमींदार वगैरह है, कुछ और तरीके जैसे 75%, 15, इसमें क्या लिखा हुआ है 30 लैक्स उस टाइम में अनपेड रह गया था ये। और अधिकतर जो ऑप्शन होता था 15% वो फेक होता था, ये 15 नहीं है 75% ये फेक होता था। अच्छा, इसके अलावा फिर भी जमींदारी अपनी बचा लिया करते थे।
दूसरा रीजन क्या था, व्हेन पीपल फ्रॉम द आउटसाइड द जमींदारी बॉट एन स्टेट एंड एन ऑप्शन, जब कोई परचेज कर लिया करता था तो उसको पोजीशन नहीं देते थे। एट टाइम देयर एजेंट वुड बी अटैक्ड बाय लठियाल्स ऑफ द फॉर्मर जमींदार, पहले वाले जमींदार के जो लठेत वगैरह होते थे, पावर बाउंसर टाइप पर्सन। समटाइम इवन द रॉयल रेसिस्ट द एंट्री ऑफ द आउटसाइडर, फार्मर्स जो थे वो भी बाहर वाले बंदे को आने नहीं देते थे। दे फेल्ट बाउंड टू देयर ओन जमींदारी थ्रू ए सेंस ऑफ लॉयल्टी एंड परसीव हिम एज ए फिगर ऑफ अथॉरिटी एंड देमसेल्फ एज द प्रजा, वो क्योंकि कई बार जो अच्छे जमींदार होते थे उनका और रैयत का प्रजा का सिस्टम वाला सिस्टम होता था, फादर और सन वाला सिस्टम होता था, इस वजह से वो उस जमींदार को सपोर्ट भी करते थे। ठीक है, दिस द जमींदारी डिस्टर्ब देयर सेंस ऑफ आइडेंटिटी, देयर प्राइड, कई बार जो जमींदार हैं वो इस जमींदारी को अपनी प्राइड समझ लेते हैं, अपना घमंड समझ लेते थे, अपनी इज्जत समझ लेते थे, जो कि आसानी से जाने नहीं देना चाहते थे। द जमींदारी देयर फॉर नॉट इजीली डिस्प्ले, जिसकी वजह से जमींदारी जो है वो डिस्प्लेस नहीं होती थी। By the beginning of the 9th century, the depression in price was over. अब जो प्राइस में डिप्रेशन चल रहा था, जो अनपेड वाली स्थिति थी, वो अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। Thus, those who had survived the troubles of 1790, जिन जमींदार ने 1790 वाला जो ट्रबल वाला पीरियड था उसको सरवाइव कर लिया था, वो अपनी पावर गेन करने में उन्होंने गेन कर ली थी, मतलब अपनी कंसोलिडेशन बना लिया था। रूल्स ऑफ द रेवेन्यू पेमेंट वर ऑल्सो मेड सम टाइम फ्लेक्सिबल, कई बार पेमेंट के जो रूल्स थे वो फ्लेक्सिबल थे। एज ए रिजल्ट द जमींदारी पावर ओवर द विलेज वर स्ट्रेंथन। It was only during the Great Depression of the 1930 that they finally collapsed and the जोतेदार consolidate their power in the countryside। तो उन्होंने जो बच गए थे, जमींदारों ने अपनी इज्जत बचा ली थी, और जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930 में, उसमें से अधिकतर जमींदार कोलैप्स हो गए थे, लेकिन उनकी जो जमींदारी है वो उनकी जमींदारी दूसरे जो जोतेदार वगैरह थे उन्होंने गेन कर ली। अब बात करते हैं फिफ्थ रिपोर्ट की। ये फिफ्थ रिपोर्ट एक प्रकार की शिकायत वगैरह थी, या जो ब्रिटिशर्स जो थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे बंगाल में, इंडिया में कैसा रूल्स कर रहे थे, उस रूल्स कैसा उनका रूल्स जो भी था सही था बुरा था, इसके ऊपर एक कमेटी रिपोर्ट बनाती थी, और वो रिपोर्ट जो बन के ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाती थी, उस रिपोर्ट के ऊपर डिबेट डिस्कशन होता था। और जो बंदे थे, जो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर दिया गया था कि यूरोप ब्रिटिश से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल करेगी, दूसरा कोई भी ब्रिटिशर्स रूल नहीं करेगा, एक चार्टर था। उस चार्टर को खत्म करने के लिए जो ब्रिटेन में जो दूसरे उद्योगपति थे, इंटरप्रीटर थे, रिच पर्सन थे, उनको पता था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वहां पे इंडिया में घालमेल कर रही है, और जो प्रॉफिट कमा रही है वो प्रॉफिट जो है उसका जो प्रॉपर शेयर है वो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उसको नहीं देगी। तो वो भी कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि किसी तरीके से ये मोनोपोली खत्म हो जाए। वो मोनोपोली खत्म होगी तो उनको वो राइट्स मिल जाएंगे, तो वो भी इंडिया में जाएंगे और अपना प्रॉफिट जो है जनरेट करेंगे। इस फिफ्थ रिपोर्ट में क्या होता था, कुछ फार्मर्स थे, जमींदार वगैरह थे, इनकी शिकायतें भी आती थी। ठीक है, हालांकि फिफ्थ रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था, किसने ये रिपोर्ट बनाई, क्या मकसद था, इस मकसद को, ठीक है, और जो फिफ्थ रिपोर्ट में लिखा था हिस्टोरियंस उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो मतलब कि वो चाहते थे कि इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें जो फिफ्थ रिपोर्ट में लिखा हुआ था। ठीक है, तो एक फिफ्थ रिपोर्ट जो है, many of the changes are discussing their document in detail in report that was submitted to the British Parliament in 1830। इसी तरह से 1830 में एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी। It was the fifth of the series of report on the administration and activities of the East India Company in India। हालांकि इसका नाम फिफ्थ रिपोर्ट है, यानी कि 1 to 4th रिपोर्ट भी सबमिट हुई होगी ऐसा नहीं था, इसको सिर्फ फिफ्थ रिपोर्ट के नाम से ही जाना जाता था। इसमें जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी 1830 में, इसमें 1002 पेजेस थे, जिसमें से 800 पेजेस थे जिसके साथ में अपेंडिक्स लगी हुई थी, सप्लीमेंट्री मटेरियल लगा हुआ था। दैट रीप्रोड्यूस पिटीशन ऑफ द जमींदार एंड रैयत, इसमें पिटीशंस थी जो जमींदार और रैयत से ने दे रखी थी। रिपोर्ट ऑफ द कलेक्टर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट
डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, इसमें रिपोर्ट थी जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आई थी, स्टेटिस्टिकल टेबल्स थी, रेवेन्यू रिटर्न जो मिल रहा था उसके ऊपर थी, एंड नोट्स ऑन द रेवेन्यू एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल एंड मद्रास रिटन बाय ऑफिसर। यह बंगाल और मद्रास में क्या सिस्टम चल रहा था, यह ऑफिसर्स ने रिपोर्ट तैयार करके दी थी। फ्रॉम द टाइम ऑफ कंपनी एस्टेब्लिश्ड रूल इन बंगाल इन द मिड 1760 इट एक्टिविस्ट वर्क क्लोजली वॉच एंड डिबेट इन इंग्लिश। और इस रिपोर्ट को डिबेट डिस्कशन किया जा रहा था इंग्लैंड में। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। ओके बाय, सी यू सून।